हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो है फ्री वैक्सीनेशन फर्स्ट फॉर 3 करोड़ हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स। हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिल गया है और उसमें बोला गया है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो हमारे हेल्थ केयर जो वर्कर्स रहे इस कोरोना पेंडेमिक में, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, उनको सबसे पहले इसकी डोज दी जाएगी। आगे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक बात और बोली कि देखो हेजिटेशन हो रही है, लोग हेजिटेट कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन सही नहीं है, इसके लिए रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जब हम पहली बार उसके लिए पोलियो के लिए जब हम वैक्सीनेशन कर रहे थे तो सेम इसी तरीके का क्या फैलाया जा रहा था, रूमर्स फैलाया जा रहा था। तो लोगों से अपील है कि वो लोगों को मिसगाइड ना करें और इसकी जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है इसकी सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर के कोई भी रूमर्स ना फैलाएं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो है, देखो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन बनाई थी और उस वैक्सीन को लेकर के भी इंडिया में क्या मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है कि इंडिया में भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को इंडिया क्या कर सकती है, गवर्नमेंट यहाँ की यूज कर सकती है। इस चीज का अप्रूवल दे दिया गया है। तो देखो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमारा इंडिया ऐसा देश है जहां पर लगभग 4 वैक्सीन अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है और वो वैक्सीन यहां पर यूज करने के लिए तैयार है। इनको हम इमरजेंसी यूज में कर सकते हैं। इनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई वो वैक्सीन, इसके अलावा SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई है उसको भी कल अप्रूवल मिल गया था कि इमरजेंसी यूज के लिए आप उसको लगा सकते हो। इसके अलावा जो हमारी भारत बायोटेक है उसकी कोवैक्सीन है, उसने भी अपने जो सारे ट्रायल जो डाटा है वो सबको जमा करवा दिया है और उनको भी मिल चुकी है अप्रूवल। नेक्स्ट जो न्यूज है वो FATF को लेकर के है। देखो लश्कर ए तैयबा के कमांडर हैं जिन्होंने 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनका नाम है जकी उर रहमान लखवी। उनको अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि वो टेरर फंड्स का यूज कर रहे थे टेररिज्म को फैलाने के लिए। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो FATF और एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप की मीटिंग होने वाली है कुछ समय के बाद में। नेक्स्ट जो फ्यू वीक्स हैं उनमें इनकी क्या होगी, मीटिंग होगी। तो उसको ध्यान में रख करके, ताकि पाकिस्तान को FATF अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल करके ब्लैक लिस्ट में ना डाले। ब्लैक लिस्ट में देखो 2000 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF ने 2 लिस्ट मेंटेन की थी, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट ऐसी होती है कि कोई भी देश जहां पे टेररिज्म को फंडिंग की जा रही है लेकिन उसमें सुधरने के कुछ चांसेस है, अगर उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए तो वो सुधर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट में ऐसा उन देशों को डाला जाता है जिन पे एक्शन की जरूरत है। तो देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होने वाली है और एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप की भी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ मीटिंग होगी। उसी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को ये लगा, अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है FATF के द्वारा, तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हो सकता है कि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए ताकि हम कुछ समय के लिए, हमें टेररिज्म के खिलाफ, जो टेररिज्म फैलाते हैं उनके खिलाफ काम किया जाना चाहिए। इसीलिए जो लखवी है उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। अब हम FATF को देख लेते हैं। देखो 1989 में जो G7 कंट्रीज है उन्होंने किसके लिए, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैक्ट करने के लिए, कि मनी लॉन्ड्रिंग को सही किया जा सके उसके लिए कुछ डेवलपिंग पॉलिसीज बनाई जाए, FATF के द्वारा ये काम किया गया। और G7 कंट्रीज ने FATF को 1989 में एस्टेब्लिश किया था। 2001 में शुरुआत में काम हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाए। बाद में 2001 में इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग अगर होता है तो उसको भी इंक्लूड कर लिया गया कि अगर कहीं पर टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए मनी का यूज किया जाता है तो उसके लिए भी ये FATF काम करेगा। ये जो FATF है उसका हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस में, और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 2000 से इसने सन 2000 से FATF ने 2 लिस्ट को मेंटेन किया है, कौन सी, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। अब इसके अलावा एक वर्ड और न्यूज में है APG।
APJG, एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप। तो देखो इसी का ये जो FATF है ये पूरे वर्ल्ड में है और इसी का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में जो देश हैं उनका ये ग्रुप है और इसका जो ये APG है इसको 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी 2 चेयर्स हैं, एक तो परमानेंट इसका हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में है और एक जो इसके चेयर यहाँ के जो इसके सदस्य हैं एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप के, उनमें वो चेयर रेगुलर क्या होती है, हर 2 साल में चेंज होती रहती है, मतलब हर 2 साल के लिए कोई नया इसका हेड बनता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि देखो 2019 में इसी तरीके से FATF के द्वारा पाकिस्तान पे कुछ एक्शन हो, उसी के लिए कि FATF की जो प्लेनरी सेशन होने वाला है उससे 3 महीने पहले लश्कर ए तैयबा के जो फाउंडर है हाफिज सईद, उन्हीं को भी जुलाई 2019 में इसी तरीके से पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया था ताकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट जो जिससे हाई रिस्क जुरिडिक्शन, मतलब ब्लैक लिस्ट में डालने से क्या पाकिस्तान को बचाया जा सके, खुद को बचा सके पाकिस्तान, इसीलिए क्या किया गया था, पाकिस्तान ने LET के जो फाउंडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आसाम को लेकर के है। पिछले साल आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को मेंटेन किया गया। इससे क्या हुआ कि असम के ऐसे लोग जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उनको डिक्लेयर कर दिया गया डाउटफुल सिटीजन्स। तो वहां का एक जगह है आदितपुर, उस आदितपुर में उस गांव में जो वकील हैं और बहुत सारे 100 वॉलंटियर्स, उन्होंने लॉयर्स के साथ मिलकर के एक टीम बनाई है ताकि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज दी जा सके, उन लोगों को अवेयर किया जा सके कि अब आपको डाउटफुल वोटर्स में डाल दिया गया है, डाउटफुल सिटीजन्स में डाल दिया गया है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का यूज कर कैसे आप अपने आप को क्या कर सकते हो, एज ए सिटीजन डिक्लेयर करवा सकते हो। असम में 5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको सिटीजनशिप राइट से दूर कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली में ये बोला गया है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है ना, वो भी दिल्ली में जब पहली बार अप्रूवल इमरजेंसी यूज किया जाएगा वैक्सीन का, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी फर्स्ट बेनिफिशियरीज में रखा जाएगा। उसके बाद में जो टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स, स्कूल टीचर्स, उनको भी सामना किया, उनको भी नेक्स्ट जो नंबर है वो उनका आएगा, क्योंकि बाहर से जो कोविड-19 के जो पेशेंट आ रहे थे उनकी देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है देखो, वो ट्रेड डेफिसिट को लेकर के है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या हो जाए, अंतर हो जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो जुलाई 2000 के बाद में सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है, 15.71 जो बिलियन है यूरो है, उसका ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है, मतलब बाहर अपना सामान भेजा है, उसमें हो गया है डिक्लाइन, 0.8% का डिक्लाइन हो गया है। और जो इंपोर्ट है इंडिया का, वो दिसंबर में 7.6% इंक्रीज हो गया है। और पिछले बार सालों की अगर तुलना करें तो ट्रेड डेफिसिट रेगुलर क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट जो न्यूज है वो अभी यूके में स्ट्रेन मिला है, उस स्ट्रेन को लेकर के है। इंडिया ने यूके में जो नया कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन मिला है उसको किया है कल्चर। कल्चर मतलब जैसे कल्चर एक प्रोसीजर होता है, कल्चर इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स आर ग्रोन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मतलब कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर उन सेल्स को क्या किया जाता है, ग्रोन किया जाता है, जनरली आउटसाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे बाहर कंट्रोल कंडीशन में जब सेल्स को ग्रो किया जाता है तो वो बोला जाता है कल्चर। ये बोला है किसने, ICMR। इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिसने क्या यूके में जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिला है उसको इंडिया ने सक्सेसफुली कल्चर किया है। तो देखो ये काम किसने किया है, ये ICMR ने बोला है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 1911 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम था IRFA। 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया जाता है 1949 में। ICMR का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसके अलावा इस आर्टिकल में नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी क्या है, न्यूज में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसको क्या किया है, आइसोलेट किया है और कल्चर किया है इस यूके वेरिएंट वायरस का जो नया वेरिएंट है इसको। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, पुणे में है और 1952 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो असम में जो रामसर साइट है उसको लेकर के है। असम में केवल एक देवपर बील रामसर साइट है और ऐसा बोला जा रहा है, देखो रामसर जो है वो ईरान में एक जगह था और उस शहर का नाम, वहां पर एक मीटिंग हुई थी और उसी शहर के नाम पर फिर बाद में जो हमारे जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए मीटिंग हुई थी और उसको बाद में रामसर साइट ही डिक्लेयर कर दिया गया। तो 1971 में ये जो रामसर डिक्लेरेशन है 1971 से अस्तित्व में है। वेटलैंड जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए ये रामसर डिक्लेरेशन हुआ था। तो असम में सिर्फ और सिर्फ एक रामसर साइट है जिसको नाम है देवपर बील। वहां पर ये बोला गया है कि एक्सट्रीम जो आप क्या कर रहे हो, वहां से मछलियों को पकड़ रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि वहां का जो बायोडाइवर्सिटी है ना वो काफी चेंज हो रहा है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 144 के अंडर ये बात मना की गई है कि अगर वहां पर अब 3 जनवरी के बाद से अगर कम्युनिटी फिशिंग की गई तो इसके खिलाफ क्या हो जाएगा, प्रोविजन आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब मास फिशिंग की वजह से वहां के जो लोग हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। जो देवपर बील जो रामसर साइट है उसका बायोडाइवर्सिटी है वो काफी गड़बड़ा गया है। देखो ये इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो देवपर बील है ना 2002 में इसको डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट के रूप में, लेकिन उसके बाद में रेगुलर ये श्रिंक होती जा रही है। इसका जितना जो साइज है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये जो देवपर बील है यहाँ पर बर्ड्स की 219 स्पीसीज, एक्वेटिक स्पीसीज है यहाँ पर, मतलब एक्वेटिक लाइफ अलग से है, 219 बर्ड्स की अलग से स्पीसीज है। और 1971 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान का एक शहर रामसर, वहां पर ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स डिक्लेयर की गई थी 1971 में, 2 फरवरी 1971 को। नेक्स्ट जो बताया गया है इसमें कि हाइड्रोलॉजिकल जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बोला है कि देखो 1980 के लगभग द एरिया ऑफ वेटलैंड वो 6000 हेक्टेयर का था। सैटेलाइट इमेजरी से ये बात क्या हुई है, रिवील हुई है कि 1991 में ये लगभग क्या हो गया, श्रंक हो गया है और कम से कम 35% ये एरिया क्या हो गया है, श्रंक हो गया है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये बताते हैं कि जो वहाँ की स्मॉल रिवर्स है ना उनसे इस जगह की देवपर बील की कनेक्टिविटी टूट गई है। जैसे वहाँ की कलमोनी, खोनाजन, बटिस्सा, ये यहाँ की क्या है, नदियां हैं जिनकी वजह से यहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होती रहती थी और उसकी वजह से ये जो साइट है रामसर साइट वो श्रिंक होती जा रही है। इसके अलावा कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जैसे एक्सपेंशन ऑफ सिटी और एनक्रोचमेंट होने लग गया है नेचुरल चैनल्स के ऊपर, हिल्स के ऊपर आसपास का जो एरिया है उसके ऊपर एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो रामसर साइट्स हैं उनको काफी नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो भारत बायोटेक को लेकर के है। भारत बायोटेक ने डीसीजीआई को अपने सारे जो ट्रायल डाटा है उनको सबमिट कर दिया है और उनकी जो कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उनको भी अप्रूवल दिया जाएगा। देखो कोवैक्सीन जो है उसको एक्सपर्ट पैनल नोड मिल गया है। ये जो कोवैक्सीन है वो हमारी इंडिया की इंडिजिनसली मतलब खुद के द्वारा जो तैयार की गई है वो पहली ड्रग है और इसको क्या किया गया है, इसको भी अप्रूवल दे दिया गया है। भारत बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। डीसीजीआई ये एक पोस्ट है, वीजी सोमानी अभी इसके ऊपर पोस्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये पोस्ट आती है। देखो हमारे यहाँ पर कौन कौन सी हो गई, एक तो कोवैक्सीन हो गया भारत बायोटेक के द्वारा, कोविशील्ड हो गया एसआईआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और एक हो गया एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और इसके अलावा जो है वो फाइजर। तो हमारे लगभग इंडिया ऐसा देश है जिसमें 4 वैक्सीन तैयार है हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो साइंस पेज से है। संडे वाले दिन एक साइंस पेज आता है और उसके बारे में है कि जीवन का स्टार्ट इसमें बताया गया है कि जब आरएनए और डीएनए
का जब जो टुगेदर जब वो विकसित होते हैं तो लाइफ पहली बार उसी से, उन्हीं दोनों के मिक्सर से लाइफ पहली बार बनती है। इसके अलावा जो रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती थी, वहां पर उस एरिया में वूली राइनो के अवशेष मिले हैं। और ये जो वूली राइनो है वो आइस एज के समय में पाया जाता था। तो देखो, जो साइबेरिया वाला रीजन है वहां पर पहले रेगुलर बर्फ जमी रहती थी, और अब वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पर जो बर्फ है वो पिघलने लग गई है, जिससे जो एंशियंट जो बीस्ट है, जो पुराने समय में एंशियंट पीरियड में पाए जाते थे, अब वो वहां पर बर्फ के नीचे प्रिजर्व थे, जो अब ये वूली राइनो मिला है। इसके बारे में तो ये बोला गया है कि इसके बहुत सारे पार्ट्स तो वो तो इस तरीके से प्रिजर्व हैं जैसे इसकी डेथ अभी ही हुई हो। इसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो अभी भी उनको अच्छे से रिकवर किया गया है, अच्छे से, मतलब बर्फ के अंदर काफी। रशिया का जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहां पर परमाफ्रोस्ट, मतलब रेगुलर बर्फ में दबे होने की वजह से जो इनके इंटरनल ऑर्गन है वो एक सही सलामत तरीके से पाए गए हैं। तो ये जो राइनो है, वूली राइनो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। आज हमने आईसीएमआर के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, एफएटीएफ के बारे में डिस्कस किया, और उसकी जो रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है एपीजी, एशियन पैसिफिक जो ग्रुप है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।